अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ मेन कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द वेरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस। सो अगर बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट ना किया जाए तो एक कॉम्प्लिकेशन होती है डैट इज़ डेस्मेटोसील। और व्हाट इज़ डेस्मेटोसील, इसको देखने के लिए हम प्रीवियस लेक्चर वाली स्लाइड पर ही चलते हैं। So what is desmetocele? Descent means descent membrane and seal means outpouching. तो होता क्या है कि बेसिकली desmetocele is bulging herniation या outpouching of the descent membrane। अब किस तरह से होगी outpouching of the descent membrane, या कह लें कि herniation of the descent membrane के बात वहीं से स्टार्ट होगी फ्रॉम द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। कि बैक्टीरिया आया, उसने एपिथेलियम को इन्वेड किया, इन्फ्लेमेशन हुई, एपिथेलियम स्लफ्ड ऑफ हो गई। सेम वुड हैपन इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की तरफ आया बैक्टीरिया, इन्वेड किया, इन्फ्लेमेशन हुई और स्ट्रोमा जो है वो भी स्लफ्ड ऑफ हो गई। तो इस तरह इन्फ्लेमेशन होती रही, डैमेज होता गया, स्लफ्ड ऑफ होती रही। जब डेस्मेंट मेम्ब्रेन से ऊपर वाली एपिथेलियम बाउमेंस लेयर और फिर स्ट्रोमा जो है दैट वुड बी स्लफ्ड ऑफ, इट वुड रिजल्ट इन क्रिएटिंग एन अल्सर। और अल्सर की वजह से यहाँ पे एक होल बन जाएगा। अब इस होल के थ्रू डेस्मेंट मेम्ब्रेन की आउट पाउचिंग हो सकती है या बल्जिंग हो सकती है डेस्मेंट मेम्ब्रेन की, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऊपर से डेस्मेंट मेम्ब्रेन तो एक्सपोज हो गई ड्यू टू द डैमेज टू द ओवरलाइंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये आगे की तरफ कैसे बल्ज करेगी, उसकी वजह ये है कि इन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर क्या होता है कि श्लीमन कैनाल इज़ क्लोज्ड बाय वेरियस सेल्स के साइटोकाइंस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या करेंगे, दे वुड रिजल्ट इन ब्लॉकिंग द श्लीमन कैनाल which results in secondary glaucoma and increase in the intraocular structure of the anterior compartment of the eye। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आई से आगे क्या था, कॉर्निया। कॉर्निया की कौन सी लेयर है आप यहाँ पे, डेस्मेंट मेम्ब्रेन। तो पीछे से जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा इट वुड रिजल्ट इन पुशिंग द डेस्मेंट मेम्ब्रेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ऊपर से अल्सरेशन की वजह से ड्यू टू द अल्सरेशन ऑफ द एपिथेलियम, ड्यू टू द अल्सरेशन ऑफ द स्ट्रोमा, जो होल क्रिएट हुआ था उस होल के थ्रू डेस्मेंट मेम्ब्रेन बल्ज आउट हो जाएगी, उसकी हर्निएशन हो जाएगी थ्रू दैट होल, एंड दिस इज नोन एज डेस्मेटोसील। नाउ हाउ टू ट्रीट डेस्मेटोसील। तो डेस्मेटोसील को ट्रीट करने के लिए हमें तीन चीज़ों को करेक्ट करना पड़ेगा। नंबर वन, जो इस सारी कंडीशन की अंडरलाइन इटियोलॉजी है वो है एक बैक्टीरिया। दूसरी चीज़ ये कि जो बल्ज होकर डेस्मेंट मेम्ब्रेन आगे की तरफ आ रही है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। और तीसरी चीज़ ये कि जो ओवरलाइंग स्लफिंग ऑफ एपिथेलियम और स्लफिंग ऑफ स्ट्रोमा की वजह से हॉल क्रिएट हो गए, साइट ऑफ अल्सरेशन क्रिएट हो गई है, इसको किसी चीज़ से क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंडरलाइन इटियोलॉजी विच इज़ बैक्टीरिया, उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव इंटेंसिव फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक थेरापी। ये एक ऐसी थेरापी है जो ना सिर्फ बैक्टीरिया को किल करती है बट इट ऑल्सो लिमिट्स द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब डेस्मेंट मेम्ब्रेन आगे की तरफ बल्ज आउट होकर क्यों आ रही थी, क्योंकि पीछे से जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आई है उसका प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो चुका था, और जब वो पीछे से प्रेशर पड़ रहा था डेस्मेंट मेम्ब्रेन की फिर, तो डेस्मेंट मेम्ब्रेन आगे की तरफ बल्ज हो रही थी। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले होगी फिर एंटी ग्लाउकोमा ड्रग्स। यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी कि एंटी ग्लाउकोमा ड्रग्स अगर हम दे रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि या तो बीटा ब्लॉकर्स दिए जाएंगे या कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इनहिबिटर्स दिए जाएंगे। पिलोकार्पाइन नहीं दी जा सकती क्योंकि पिलोकार्पाइन जो है इट कोजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सीलियरी मसल्स, ठीक है। तो सीलियरी स्पाज्म जो है उसको एक्टिवेट करते हैं विच वी डोंट वांट, क्योंकि सीलियरी स्पाज्म जितना ज़्यादा एक्टिवेट होगा उतना ही ज़्यादा पेन होगा इन द केस ऑफ कॉर्नियल अल्सर। सो पिलोकार्पाइन नहीं दी जाती। अगली चीज़ है बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। तो इसको हम देख लेते हैं व्हाट इज़ बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। नाउ व्हाट इज़ बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। अब बैंडेज असल में चीज़ क्या है कि जब भी बॉडी की सरफेस पे कोई ओपनिंग क्रिएट हो जाती है तो बैंडेज लगाई जाती है ताकि बॉडी की जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनका आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर ना हो सके। सो सेम अकर्स इन द केस ऑफ द कॉर्निया के बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में क्या हुआ कि जो सरफेस एपिथेलियम्स और जो सरफेस है कॉर्निया की वो लॉस्ट हो गई है। और जब सरफेस कॉर्निया की लॉस्ट हो चुकी है इंक्लूडिंग एपिथेलियम, इंक्लूडिंग स्ट्रोमा, विच मीन्स कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में और आई की जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो इंटरनल पार्ट्स आई के उनके दरमियान में एक ओपनिंग आ गई है, तो उस ओपनिंग को कवर करना ज़रूरी है। अब उस ओपनिंग को कवर करने के लिए वी हैव बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस विच इज़ ऑल्सो नॉन एज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस। ये काफ़ी देर के लिए कॉर्निया पे अप्लाई की जा सकती है ताकि जो कॉर्निया का एक्सपोजर हो रहा है टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट स्पेशली बैक्टीरिया वो ना हो सके, काफ़ी देर के लिए कॉर्निया प्रोटेक्टेड पोजीशन में रहे
और जितनी देर तक कॉर्निया प्रोटेक्टेड पोजीशन में रहेगी, प्रोटेक्टेड हालत में रहेगी, उतनी ही देर तक उसकी अच्छी हीलिंग हो सकेगी। अगला है कि अवॉइडिंग स्ट्रेनिंग फैक्टर्स, ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक स्नीजिंग, कफिंग, जिसकी वजह से हमारा आई पे डायरेक्ट प्रेशर जाता है, और जब आई पे प्रेशर जाता है तो इन द केस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर इट मे रिजल्ट इन द बल्जिंग ऑफ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन, जो हम नहीं चाहते। सो स्ट्रेनिंग फैक्टर्स शुड बी अवॉइडेड। सो अब तक इस तरह से हमने दो चीज़ें करेक्ट कर ली। एक तो अंडरलाइन इटियोलॉजी को हमने ट्रीट कर लिया, फिर उसके बाद जो पीछे से प्रेशर आया था, इंट्राओक्यूलर प्रेशर हाई आया था, उसका हल निकाल लिया। अब जो ऊपर कॉर्निया में जो कॉर्नियल एपिथेलियम और स्ट्रोमा में अल्सरेशन की वजह से ओपनिंग रह गई है, उसको हमने सील करना है। उसको सील करने के लिए, उस ओपनिंग को बंद करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है कि या तो उसको हम सील कर सकते हैं विद अ कंजक्टाइवल फ्लैप, या दैट अल्सरेटेड ओपनिंग कैन बी सील्ड बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन, या फिर दैट कैन बी सील्ड बाय द कॉर्नियल ग्राफ्ट। तो अब वन बाय वन हम इन 3 सर्जिकल प्रोसीजर्स को देख लेते हैं। सो कॉर्नियल अल्सर की वजह से जो ओपनिंग क्रिएट हो गई है, उसको सील करने का एक तरीका है कंजक्टाइवल फ्लैप। जो कंजक्टाइवल फ्लैप है, इट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल फ्लैप, ठीक। तो ये क्या करेगा, ओपनिंग को सील कर देगा, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट बाय इट्स न्यूट्रिशनल एंड इट्स वास्कुलर सप्लाई। अब जो कॉर्निया के अंदर अल्सर क्रिएट हो गया, उसको सील करने का एक और तरीका है, डैट इज़ एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक मेम्ब्रेन पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि इट इज़ रिच इन द ग्रोथ फैक्टर, और जहाँ पे ग्रोथ फैक्टर होगा इट वुड ऑब्वियसली हेल्प इन रीजनरेशन एंड सीलिंग ऑफ द अल्सर। सो अ स्मॉल पीस ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन इज़ यूज्ड इन सीलिंग द गैप इन कॉर्निया। फिर अल्सर जो है, जो कॉर्नियल अल्सर है, उसको क्लोज करने के लिए आखिरी हल जो रह जाता है, दैट इज़ कॉर्नियल ग्राफ्ट, कि एक डोनर का कॉर्निया लिया जाए और उसको उसके थ्रू जो अल्सरेटेड ओपनिंग है इन कॉर्निया, उसको क्लोज कर दिया जाए। अब 2 टाइप्स के थेरेप्यूटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट होते हैं, या तो पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट होता है, या दूसरा होता है फुल थिकनेस ग्राफ्ट, जिसको हम केराटोप्लास्टी भी कहते हैं। पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट में क्या होता है कि सिर्फ एंटीरियर हाफ ऑफ द कॉर्निया जो है वो यूज़ किया जाता है, जबकि फुल थिकनेस ग्राफ्ट जो है ना, इट इन्वॉल्व्स ऑल लेयर्स ऑफ द कॉर्निया। नाउ हाउ टू ट्रीट परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। तो यहाँ पे हम वापस पिछले लेक्चर वाली स्लाइड पर आ गए हैं। अभी तक की हमने बात क्या की थी कि एपिथेलियम डैमेज हुई, वो स्लफ्ड ऑफ हो गई, स्ट्रोमा डैमेज हुआ, वो स्लफ्ड हो गई, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट हो गई। ओपनिंग क्रिएट होने की वजह से पीछे से इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन एंटीरियर कंपार्टमेंट क्या करेगा, इट वुड रिजल्ट इन द बल्जिंग ऑफ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, अगर डेस्मेटोसील को ट्रीट ना किया जाए तो पीछे से जब प्रेशर हाई होता चला जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डेस्मेंट मेम्ब्रेन आगे की तरफ बल्ज होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बर्स्ट कर जाएगी, और जब वो बर्स्ट कर जाएगी तो डेस्मेंट मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी, और जब डेस्मेंट मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी तो फिर कॉर्निया को इंटैक्ट रखने वाली कोई खास चीज़ नहीं बचेगी, एपिथेलियम भी गई, स्ट्रोमा भी गई, और डेस्मेंट मेम्ब्रेन भी गई। तो यहाँ पे एक पोर क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि परफोरेशन ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, राइट। जो तो फिर अब इस परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट किस तरह से करना है। सबसे पहले वही चीज़ आएगी हमारे पास, इंटेंसिव फोर्टिफाइड टॉपिकल एंटीबायोटिक के पहले तो बैक्टीरियल ग्रोथ का खात्मा किया जाए। अगली चीज़ है 1% एट्रोपिन। 1% एट्रोपिन क्यों दी जाएगी, ये हमने पढ़ा था कि एट्रोपिन जो है दैट इज़ मिड्रियाटिक, दैट इज साइक्लोप्लेजिक ड्रग, विच मीन्स कि ये सीलियरी स्पाज्म को रिमूव करता है, और अगर इस सीलियरी स्पाज्म को रिमूव करता है देन ऑब्वियसली इट इज़ हेल्पफुल इन रिलीविंग द पेन। अगली चीज़ है एंटी कोलेजिनेज मेडिकेशंस, के वो जो कोलेजिन की ग्रोथ, कोलेजिनेज जो है उसको इनहिबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा कॉर्नियल अल्सरेशन होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा स्कारिंग होती चली जाएगी, जितनी ज़्यादा स्कारिंग होती चली जाएगी उतनी ही कॉर्नियल ओपेसिटी होगी, जितनी कॉर्नियल ओपेसिटी होगी उतनी ही मतलब कि विजन जो है उसका लॉस होता चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। अगली चीज़ है बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। Here we can see the area of corneal ulcer perforation, यहाँ से परफोरेट किया है कॉर्नियल अल्सर ने, और यहाँ पे इसको पर बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगाई गई है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। फिर अगली चीज़ आ जाती है टिश्यू अडहेसिव ग्लू, के क्या हुआ है कॉर्नियल अल्सर में कि एक होल, एक ओपनिंग क्रिएट हो गई। अब उस ओपनिंग को हमने क्लोज करना है। किस तरह से ओपनिंग को क्लोज करेंगे कि एक पॉइंट एच यहाँ पे ओपनिंग का, एक एच यहाँ पे ओपनिंग का, बीच में ओपनिंग है, और जो दोनों पॉइंट्स हैं ओपनिंग के उनको हमने आपस में मिला के पेच कर देने। तो उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर पेस्ट करने के लिए वी हैव टिश्यू अडहेसिव ग्लू विच इज़ सियानो एक्राइलेट
ग्लू, ये भी एक तरीका है जो अल्सरेटेड ओपनिंग क्रिएट हो गई इन द कॉर्निया उसको क्लोज करने का। बाकी सर्जिकल प्रोसीजर्स है जिनको हम अभी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कंजक्टाइवल फ्लैप लगा दिया जाए ओपनिंग पे, अगला जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है उसको लगा दिया जाए, उसका एक पीस लगा दिया जाए ऑन द अल्सरेटेड कॉर्नियल ओपनिंग, या फिर अगला लास्ट प्रोसीजर जो रह जाता है दैट इज़ केरेटोप्लास्टी। So this was all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.